बच्चों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल यूपी फिजिक्स 12th में। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि है पोटेंशियोमीटर यानी विभव मापी की सहायता से किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। इससे पहले वाले वीडियो में हमने विभव मापी का पहला उपयोग जो सिलेबस में है अर्थात किन्हीं दो दिए गए सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करना समझा था और आज जो है हम उसका दूसरा उपयोग समझने जा रहे हैं और वो है किसी दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। ये जो टॉपिक है ये प्रैक्टिकल में तो है ही, साथ में परीक्षा में भी ये पूछा जाता है, इसलिए ये डबल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो जो भी सिलेबस में है और साथ में वो प्रैक्टिकल में भी है तो इसका मतलब वो दो तरह से इम्पॉर्टेंट हो जाता है। पूरा वीडियो देखिए, 100% गारंटी के साथ समझ में आएगा और इसको नोट कर लीजिए तो आपका एक जो है टॉपिक ये तैयार हो जाएगा और परीक्षा में आने के तो चांसेस हैं ही। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से किसी दिए गए सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है कि एक सर्किट बनाना पड़ता है। पोटेंशियोमीटर में मैंने कहा था कि या तो वो 10 वायर वाला पोटेंशियोमीटर होगा, विभव मापी होगा, या 4 वायर वाला, मतलब 1-1 मीटर के 4 वायर जो है समांतर क्रम में लगे होंगे और ये वायर क्या होंगे, ये प्रतिरोधक तार होंगे, या फिर 1-1 मीटर के 10 प्रतिरोधक तार समांतर क्रम में लगे होते हैं। और मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि जितना ज्यादा लंबाई का तार, प्रतिरोधक तार विभव मापी में प्रयोग किया जाएगा वो उतना ही ज्यादा सेंसिटिव, सुग्राही होगा, अर्थात वो उतना ही एक्यूरेट रीडिंग देगा। तो इसके लिए देखिए सर्किट बनाना सीख लीजिए। तो विभव मापी का हम जो 4 तार या 10 तार की बात करते हैं उसको हम चित्र में एक ही तार से दिखा देते हैं कि मान लिया एक तार है, इसको हमने ए बी लिख दिया। इस ए बी तार के ऊपर की तरफ प्राथमिक सर्किट बनाते हैं तो यहाँ पर एक बैटरी जोड़ देते हैं या सेल जोड़ देते हैं। उसके बाद हम एक की जोड़ते हैं, इसको हम के कहते हैं, और फिर एक धारा नियंत्रक जोड़ देते हैं। ये हो गया प्राथमिक परिपथ, तैयार हो गया। अब द्वितीयक परिपथ में हम सेल लगाएंगे जिसका कि आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। तो हमने वो सेल लगा दिया, इसको हमने ई लिखा या बैटरी बी लिख सकते हैं। और ये जो सेल है हमारा, ये प्रयोगात्मक सेल है जिसका कि हमें आंतरिक प्रतिरोध निकालना है। इसका धनात्मक टर्मिनल ए बिंदु से कनेक्टेड है और जो प्राथमिक सेल में, प्राथमिक परिपथ में जो बैटरी या सेल लगा हुआ है उसका भी धनात्मक टर्मिनल बिंदु ए से ही जोड़ना है। अब इसके समांतर, इस सेल के समांतर हम एक प्रतिरोध बॉक्स लगाते हैं, आर बी जिसको लिखते हैं, उसके साथ में एक की लगा देते हैं जिसको हम K1 कहते हैं। K1 ये K है। फिर उसके बाद एक हम धारा मापी लगाते हैं जिसको G कहते हैं और फिर जॉकी J लगा देते हैं। तो ये परिपथ बनाना सीख लीजिए। तो ये परिपथ किसके लिए है? विभव मापी की सहायता से सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए ये परिपथ बनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखिए, दिए इसमें यही बात लिखी हुई है कि दिए गए चित्रानुसार विभिन्न उपकरणों, बैटरी, हमने इसको बैटरी कहा है, ये जो ऊपर लगा हुआ है इसको बैटरी कहा, बैटरी कुंजी के तथा धारा नियंत्रक आरएच को प्राथमिक परिपथ से जोड़ते हैं जैसा कि अभी हमने जोड़ के दिखाया था। फिर उसके बाद क्या करते हैं कि जिस सेल का हमें आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, जैसे कि हमारा ये सेल है, इसको हमने यहां पर ई लिख रखा है, उसको उसका धनात्मक जो है टर्मिनल ए बिंदु से जोड़ करके इस सेल के समांतर में एक रेसिस्टेंस बॉक्स, प्रतिरोध बॉक्स जिसको कहते हैं आर बी, नीचे आर लिख रखा है,
इस सेल के समांतर क्रम में एक कुंजी K1 के साथ, ये कुंजी K1 है, जोड़ देते हैं और फिर इसका ऋणात्मक सिरा यानी ऋणात्मक टर्मिनल सेल का और इस की का संपर्क हम कर देते हैं धारामापी G से। तो ये सर्किट हमारा पूरा हो जाता है। इधर जॉकी लगी हुई है, ये J1 आया है, ये J2 आया है, यानी ये पहली रीडिंग आ रही है, यहां पर ये दूसरी रीडिंग आ रही है। ये चित्र को दिमाग में रखेंगे। देखिए यही बात हमने लिख भी रखी है, क्या? जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है उसे द्वितीयक परिपथ में जोड़कर उसके समांतर प्रतिरोध बाक्स तथा कुंजी K1 जोड़ देते हैं। तीसरा, अब हम जब परिपथ तैयार हो गया है, अब हम प्रैक्टिकल करना शुरू करते हैं। तो उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हमारा परिपथ जो है, जो हमने जोड़ा है, क्या प्रयोग के लिए सही कार्य करेगा या नहीं करेगा। तो बताया गया है कि सर्वप्रथम कुंजी K को बंद करके तथा धारा नियंत्रक को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि जॉकी J को विभव मापी के तार के सिरों A तथा B के बीच स्पर्श कराने पर धारा मापी में विक्षेप विपरीत दिशाओं में प्राप्त हो। क्या मतलब हुआ कि देखिए हमने ये वाली की को क्लोज कर दिया, इसको हमने बंद कर दिया है, K1 को बंद कर दिया है, ठीक है। अब इस धारा मापी को थोड़ा एडजस्ट करेंगे। उसके बाद ये सेल परिपथ तो पूरा है ना। अब हम क्या करेंगे, इस K1 को खोल देंगे पहले, है ना। K1 को खोल देंगे और K2 को K को बंद रखेंगे। इस जॉकी, ये जॉकी J है, इसको हम इस जो है विभव मापी के तार AB पर एक बार यहां पर स्पर्श कराएंगे, एक बार अंतिम तार पर स्पर्श करेंगे। ऐसा करने पर इस धारा मापी में विपरीत दिशाओं में विक्षेप आना चाहिए। ये हमें करना ही पड़ता है। इससे पहले वाले जो है प्रयोग में भी हमने ये करके देखा था कि धारा मापी में विक्षेप जो है विपरीत दिशाओं में आने वाली स्थिति को चेक करना पड़ता है, और यदि विपरीत दिशाओं में नहीं आ रहा है तो सर्किट में, परिपथ में कुछ न कुछ प्रॉब्लम है, उसको दूर करते हैं। तो शुरुआत में जॉकी को यहां पर टच कराते हैं और अंत में टच कराते हैं, अंतिम बार पर टच कराते हैं। यदि पहली बार यहां पर शुरू में टच कराने पर इस धारा मापी में जो निडिल होती है वो मान लिया बाईं तरफ जा रही है, तो यहां पर स्पर्श कराने पर दाहिनी तरफ जानी चाहिए। ऐसा होने पर ही हम प्रैक्टिकल कर पाएंगे। एक चेक हो गया। उसके बाद दूसरा भी चेक कर लीजिए, क्या कि अभी तो हमने क्या किया था, K1 को खुला रखा था, K1 को बंद कर दीजिए, K तो बंद रहेगा ही रहेगा, और इस प्रतिरोध बाक्स से कुछ प्रतिरोध जो की होती है उसको निकाल लेने पर कहा जाता है कि इस प्रतिरोध बाक्स में प्रतिरोध जो है लग गया है, डाल दिया गया है। यदि हमने इस प्रतिरोध बाक्स से मान लिया 5 ओम की को निकाला, इसका मतलब इस परिपथ में, द्वितीयक परिपथ में जो है 5 ओम का प्रतिरोध आ गया है। तो इस K1 को बंद करके हम इसमें से एक प्रतिरोध निकालेंगे और फिर देखेंगे, जॉकी को यहां पर टच करेंगे और अंत में टच करेंगे तो भी विपरीत दिशाओं में जो है विक्षेप आना चाहिए धारा मापी में। तो हमने इस द्वितीयक परिपथ के साथ दोनों स्थितियों में एक बार K1 खुला रख करके और एक बार K1 को बंद करके और धारा वो प्रतिरोध भाग से एक प्रतिरोध डाल करके देख लिया है कि विक्षेप जो है दोनों दिशाओं में आ रहा है, विपरीत दिशाओं में। एक बार में बाईं तरफ आ रहा है तो दूसरी बार दाईं तरफ आना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखो ये मैंने लिख भी रखा है कि सर्वप्रथम कुंजी K को बंद करके तथा धारा नियंत्रक को इस प्रकार समायोजित करते हैं कि जॉकी J को विभव मापी के तार के सिरों A तथा B के बीच स्पर्श कराने पर धारा मापी G में विक्षेप जो आना चाहिए वो विपरीत दिशाओं में होना चाहिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, कुंजी K1 को खुला छोड़ पहली रीडिंग क्या लेंगे,
पहली रीडिंग लेने के लिए कुंजी K1 जो कि द्वितीयक सेल परिपथ में लगी हुई है, द्वितीयक परिपथ में जो सेल लगा है उसके समांतर जो कुंजी लगी हुई है K1 को खुला रखेंगे और जॉकी को विभवमापी के तार AB पर इधर उधर स्पर्श करा करके शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करेंगे। जहां पर धारामापी में शून्य विक्षेप आएगा वो हम रीडिंग नोट करेंगे जो मीटर पैमाना लगा हुआ है तारों के समांतर, उसकी सहायता से। कैसे करेंगे जरा समझ लो कि मान लिया, देखिए हमने कहा ना जो विभवमापी है उसमें कई एक तार होते हैं, तो ये A बिंदु है और हम कई एक तार बना दे रहे हैं, 4 तार वाला हम बना दे रहे हैं। ये B बिंदु, ये क्या है, मोटी तांबे की पत्तियां हैं, ठीक है। अब जो जॉकी है उसको इसी तार AB पर इधर उधर स्पर्श करा रहे हैं, तो यहां से यहां तक 100, फिर 100 101 से यहां तक 200, फिर 200 पूरा हो गया, फिर 201 से 300 और फिर 301 से 400 तक 400 सेंटीमीटर का तार है। इधर से हमारी जो है धारामापी जुड़ी हुई है और यहां पर हमने जॉकी को मान लिया, ये यहां पर स्पर्श कराने पर जो है शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो गई। तो इस पॉइंट की क्या रीडिंग होगी ये कैसे पता करेंगे, ये देखिए मीटर पैमाना यहां पर लगा होगा ऐसे, जिसमें शून्य से लगा करके 100 सेंटीमीटर तक के मार्क लगे होंगे। अब जब देखिए यहां से काउंटिंग शुरू होगी तो यहां से यहां तक 100 और 100 के आगे 101, 102, 103 और ये मान लिया आ गया 160 सेंटीमीटर। 100 ये पूरा हो गया, यहां से यहां तक 60 और हो गया। तो हमारी रीडिंग यहां पर जो है दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर क्या है, पैमाने की सहायता से ही हम रीडिंग लेंगे। तो हमें तार का ध्यान रखना पड़ेगा, कितने तार, कौन से तार पर जो है शून्य विक्षेप की स्थिति आ रही है। यदि वो दूसरे तार पे आ गई है तो 100 प्लस रीडिंग होगी, तीसरे तार पे आ गई तो आ रही है, इस पर आ रही है तो 200 प्लस में होगी और चौथे पे आ रही है तो 300 प्लस में रीडिंग होगी। तो इस तरह से हमने पहली रीडिंग नोट की, कब, जब K1 को खुला रखा गया है। तो इसका मतलब जो हमारा प्रयोगात्मक सेल है E वाला, वो जो है क्या है, E, उसको हमने कहा है ये जो है क्या है, सेल E के लिए। देखिए अब कुंजी K1 को खुला छोड़कर सेल E के लिए जॉकी J की सहायता से विभवमापी के तार पर शून्य विक्षेप की स्थिति, इसको हमने L1 ज्ञात कर लेते हैं। और यहां पर सेल का विद्युत वाहक बल E जो होगा वो KL1 के बराबर हो जाएगा। यहां विद्युत वाहक बल लिखा जा रहा है, क्यों लिखा जा रहा है, क्योंकि जब शून्य विक्षेप की स्थिति आ रही है तो इसका मतलब जो हमारा प्रयोगात्मक सेल है वो खुले परिपथ में है, अर्थात उस सेल से कोई धारा प्राप्त नहीं की जा रही है, अर्थात वो विद्युत वाहक बल को हम बैलेंस कर रहे हैं, संतुलित कर रहे हैं यहां पर। ये पहली रीडिंग हो गई। अब हम दूसरी रीडिंग में क्या करेंगे, देखिएगा इसी प्रकार अब कुंजी K1 को बंद कर देंगे। K1 कुंजी जो हमारी द्वितीय परिपथ में लगी है उसको बंद कर देंगे तथा प्रतिरोध भाग से उचित प्रतिरोध R डालकर पुनः जॉकी की सहायता से शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। और यहां पर देखिए ऐसा है, हम इसको समझा देते हैं चित्र से। ये जो हमारा है, देखिए जब हमने K1 को बंद कर दिया और हमने शून्य विक्षेप की स्थिति मान लेते हैं, हमारी शून्य विक्षेप की स्थिति यहां पर प्राप्त हुई, ये हमारा L2, ये पहले पर प्राप्त हुई थी L1 और ये यहां पर L2 यहां पर प्राप्त हुई। K1 क्या है, बंद है, ये तो बंद रहेगा ही रहेगा। अच्छा, अब यहां पर इस स्थिति में सेल जो है हमारा ये वाला सेल खुले परिपथ में नहीं है। क्यों, क्योंकि सेल से जो विद्युत धारा आ रही है वो इस परिपथ में प्रवाहित हो रही होगी, क्योंकि ये तो बंद है K1। तो इस परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होने की वजह से अब हमें सेल का टर्मिनल पोटेंशियल यहां पर बैलेंस हो रहा होगा। पहले जो रीडिंग आई थी उससे अब
कम रीडिंग प्राप्त होगी, क्योंकि पहली जो रीडिंग ली थी उस समय इसको पहली रीडिंग में क्या करा था हमने, इसको खुला रखा था, इसको खुला रखा था। जब खुला रखा था तो ये सेल का विद्युत वाहक बल बैलेंस हो गया था। भाई जब इसको हम खुला रखेंगे और यहाँ पर हमें L1 पर जो है शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त हो रही है, इसका मतलब सेल से कोई भी विद्युत धारा ली ही नहीं जा रही है। जब विद्युत धारा नहीं ली जा रही है इसका मतलब सेल का विद्युत वाहक बल बैलेंस हो रहा है। और जब हमने दूसरी रीडिंग के लिए हमने K1 को बंद कर दिया है तो क्या होगा कि बैलेंस की स्थिति तो प्राप्त होगी, यानी शून्य विक्षेप की स्थिति तो प्राप्त होगी, पहले से कम लंबाई पर प्राप्त होगी, ये भी बात सही है। लेकिन क्या होगा, सेल के द्वारा इस दिशा में, इस परिपथ में लगातार विद्युत धारा प्रवाहित करी जा रही होगी, इसलिए सेल का टर्मिनल पोटेंशियल बैलेंस होगा। और हम जानते हैं कि सेल का टर्मिनल पोटेंशियल हमेशा जो है सेल के विद्युत वाहक बल से कम होता है, क्योंकि सेल यहां पर बंद परिपथ में होता है, सेल से विद्युत धारा ली जा रही होती है। और जब सेल से कोई विद्युत धारा नहीं ली जा रही होती है तो जो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल होता है उसे हम सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। तो जब K1 को हमने खुला रखा तो सेल का विद्युत वाहक बल जो है बैलेंस हुआ था, और जब हमने K1 को बंद कर दिया तो सेल का टर्मिनल पोटेंशियल बैलेंस हो गया है L2 दूरी पर, तार की L2 लंबाई पर बैलेंस हो गया है। तो ये बात हमें समझना है। अच्छा, हमने दो रीडिंग ली, एक बार K1 को खुला रख करके, एक बार K1 को बंद करके, तो हमारा आंसर कुछ न कुछ तो आएगा ही आएगा। जब भी हम K1 को बंद करेंगे तो इस प्रतिरोध बॉक्स से कुछ न कुछ प्रतिरोध जरूर निकालेंगे, यदि नहीं निकालते हैं तो हमें ये शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त नहीं होगी। अब कई एक रीडिंग लेते हैं, इसके लिए हम ये धारा नियंत्रक को पुनः एडजस्ट करते हैं, दूसरी स्थिति में लगाते हैं और फिर से दोनों रीडिंग ले लेते हैं, एक बार K1 को खुला रख करके, एक बार K2 को बंद करके। हमने कहा K1 को बंद करके, तो K1 जब भी बंद करेंगे हम तो हमें इस प्रतिरोध भाग से प्रतिरोध को निकालना पड़ेगा, मतलब उसमें प्रतिरोध डालना पड़ेगा परिपथ में, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से कई एक रीडिंग, कम से कम 3 रीडिंग ले लेते हैं। 3 जो है रीडिंग लेंगे K1 को खुला रख करके और 3 ही रीडिंग लेंगे K1 को बंद करके। तो हर बार में 2-2 रीडिंग लेंगे, क्योंकि मान लिया धारा नियंत्रक यहाँ पर एडजस्ट किया गया है, तो एक बार हम K1 को खुला रख करके इसके सेल के विद्युत वाहक बल को बैलेंस करेंगे शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त करके, और बिना इसको डिस्टर्ब किए हुए हम K1 को बंद करके और प्रतिरोध भाग से प्रतिरोध डाल करके भी रीडिंग लेंगे। इस तरह से जो है 3 सेट ऑफ रीडिंग, 3 सेट्स ऑफ रीडिंग लेंगे। अच्छा, तो हमने देखा कि इसी प्रकार आप कुंजी K1 को बंद करके तथा प्रतिरोध बॉक्स में उचित प्रतिरोध R डालकर पुनः जॉकी की सहायता से शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात कर लेते हैं। अतः सेल का टर्मिनल पोटेंशियल B बराबर होता है KL2, और K मालूम होना चाहिए क्या है, विभव प्रवणता है। तो ये दूसरी समीकरण हो गई। समीकरण 1 को समीकरण 2 से भाग देने पर E/V बराबर हो जाएगा L1/L2। ये हमने L1 और L2 का अनुपात ज्ञात कर लिया है। उसके बाद हमारा जो सूत्र है, किसी भी सेल के आंतरिक प्रतिरोध का एक सूत्र है, R बराबर होता है, ये आंतरिक प्रतिरोध है, यहाँ पर स्मॉल r जो लिखा है आंतरिक प्रतिरोध है, और ये कैपिटल R जो है वो क्या है, प्रतिरोध बॉक्स से निकाला गया या प्रतिरोध बॉक्स में डाला गया प्रतिरोध है। तो R बराबर होता है E/V -1 और ब्रैकेट के बाहर इंटू R, और E/V हम अभी देख चुके हैं, E/V बराबर है L1/L2। L1 वो लंबाई है जब K1 को खुला रखा गया है, और L2 तार की वो लंबाई है जब K1 को बंद रखा गया है और प्रतिरोध बॉक्स से प्रतिरोध निकाला गया है। तो प्रतिरोध बॉक्स से निकाले गए प्रतिरोध का मान यहां पर रखेंगे, L1 L2 का मान हमें मालूम हो चुका है, रख करके जो है सेल का आंतरिक प्रतिरोध की गणना कर लेंगे। 3 बार करेंगे, हमने कहा ना 3 सेट्स ऑफ रीडिंग निकालेंगे L1 L2 की,
और तीनों बार हम आर की गणना करेंगे और फिर क्या करेंगे, तीनों आर जो आएंगे कुछ न कुछ अंतर आएगा, जोड़ करके 3 से भाग दे देंगे तो हमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात हो जाएगा। तो इस तरह से हमने सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर लिया है। अब देखिए प्रयोग करते समय जो पहले वाला प्रयोग था, जो इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया गया था, ये या आज का, दोनों प्रयोगों में हमें कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती हैं। उन सावधानियों को भी जान लेते हैं। ये देखिए, विभव मापी के प्रयोग में सावधानियां क्या। नंबर 1, सभी सेलों तथा बैटरी के धन टर्मिनल विभव मापी के तार के सिरे से जुड़े होने चाहिए। जो हमारा प्राथमिक परिपथ है उसमें जो बैटरी लगी हुई है उसका धनात्मक सिरा, तथा द्वितीयक परिपथ में जो सेल लगाए गए हैं, भाई जब सेलों का विद्युत वाहक बलों का अनुपात निकालना है तो 2 सेल लगाए जाते हैं बारी बारी से, और जब सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालना होता है तो द्वितीयक परिपथ में 1 सेल लगाया जाता है। तो कोई भी प्रैक्टिकल हम कर रहे हों, क्या करना है हमें, जो विभव मापी का एक पॉइंट है, पहला टर्मिनल मानी तार का सिरा है, वहां पर सभी धनात्मक टर्मिनल जोड़ देंगे। नंबर 2 क्या करेंगे, प्राथमिक परिपथ में प्रयुक्त बैटरी, प्राथमिक परिपथ में अथवा सेल का विद्युत वाहक बल द्वितीय परिपथ में प्रयुक्त किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक होना चाहिए, अन्यथा शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त नहीं होगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो हमारा प्राथमिक परिपथ है जिसमें हमने उसको बैटरी कहा है, उसका विद्युत वाहक बल द्वितीयक परिपथ में लगे किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल से अधिक ही होना चाहिए। यानी प्राथमिक परिपथ में लगी बैटरी या सेल का विद्युत वाहक अधिक होना चाहिए द्वितीयक परिपथ में लगे सेलों के किसी भी सेल के विद्युत वाहक बल से। और यदि ऐसा नहीं है तो क्या होगा कि हमें शून्य विक्षेप की स्थिति प्राप्त ही नहीं होगी। हमेशा धारामापी जो है एक ही दिशा में विक्षेप देगी। तो इसीलिए हम शुरू में चेक कर लेते हैं कि हमारी जो धारामापी है उसमें विक्षेप 2 विपरीत दिशाओं में हमें प्राप्त हो रहा है या नहीं। तो ये देखना जरूरी होता है कि धारामापी में विक्षेप 2 विपरीत दिशाओं में आना चाहिए। जब हम जॉकी को विभव मापी के तार की शुरुआत में यानी पहले तार पे टच करते हैं या फिर अंतिम तार पे टच करते हैं, तो 2 जगह हमने टच किया, पहले तार पर और अंतिम तार पर। तार तो 4 या 10 लगे हुए हैं, तो हमें विक्षेप जो है धारामापी में विपरीत दिशाओं में आना चाहिए। तो ये इसीलिए चेक करते हैं, इससे पता लग जाता है कि जो हमने बैटरी या सेल प्राथमिक परिपथ में लगाया है उसका विद्युत वाहक बल द्वितीयक परिपथ में लगाए गए सेल के विद्युत वाहक बलों से अधिक है या नहीं। अगले पॉइंट देखिए, विभव मापी के तार में अधिक देर तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करनी चाहिए, अन्यथा तार का प्रतिरोध बदल जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं तार का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाता है। यदि ज़्यादा देर तक हम विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो वो विभव मापी का तार, पोटेंशियोमीटर का तार गर्म हो जाएगा, जिससे उसका प्रतिरोध बदल जाएगा और जिससे हमारी रीडिंग जो आनी चाहिए वो उससे अलग आएगी, मतलब सही नहीं आएगी। तो इसलिए हमें बीच बीच में जो है सर्किट को खोल देना चाहिए, या कहें जो हमारी के है, जो प्राथमिक परिपथ में की लगी है उसको खोल देना चाहिए हर एक रीडिंग लेने के बाद, कुछ जो है सेकंडों के लिए 20 सेकंड 30 सेकंड ऐसे। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट है जो सर्पी कुंजी होती है, जॉकी जिसको कहते हैं जे, को तार से रगड़ना नहीं चाहिए, अन्यथा तार का व्यास समान नहीं रहेगा। यदि हम जॉकी को रगड़ेंगे, हमें जॉकी को उठा करके तार पर रखना चाहिए, न कि ऐसे रगड़ते हुए ले जाना चाहिए। रगड़ते हुए ले जाएंगे तो तार का जो व्यास है वो परिवर्तित हो जाएगा धीरे धीरे, और जिससे कि हमें उस विभव मापी की विभव प्रवणता जो कि एक नियतांक होती है वो नहीं रह पाएगी। समझो वही बात नंबर 5 में भी लिखी हुई है, तार का व्यास एक समान होना चाहिए जिससे विभव प्रवणता के का मान समान रहेगा। तो ये 4 पॉइंट जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, यानी ये सावधानियां हैं किसी जो है
विभव मापी से संबंधित प्रयोग करते समय। तो उम्मीद है कि जो हमने इससे पहले वाले वीडियो में विभव मापी का उपयोग समझा था और जो आज ये समझा है, ये दोनों जो है उपयोग पूरी तरह से समझ में आ गए होंगे और यदि परीक्षा में आते हैं तो निश्चित रूप से लिख पाएंगे। जो मैंने ये लिखा हुआ है यहाँ बोर्ड पर, इसको नोट कर सकते हैं तो आपका एक जो है मतलब नोट तैयार हो जाएगा विभव मापी से संबंधित, और कभी भी उसको रिवाइज करके याद भी कर सकेंगे। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम ये चीज़ें डाल देते हैं, तो वहाँ से भी बाद में भी वीडियो देखने के बाद भी नोट कर सकते हैं और अपनी कॉपी में नोट्स बना सकते हैं। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, जो कि अगले चैप्टर धारा का यानी विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव से संबंधित अगला वीडियो होगा।